बीएससी फाइनल के स्टूडेंट्स के लिए पिछले वीडियो में मैंने जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है वो शुरू किया था। वो ऑर्गेनिक सिंथेसिस बाय इनोलेट्स वाला चैप्टर था। इंट्रोडक्टरी फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था कि किस प्रकार हम इनोलेट शब्द का प्रयोग करते हैं जो इनोल से बना हुआ था। साथ ही मैंने ये बताया था कि यदि मैथिलीन समूह किसी प्रबल इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह के पास में स्थित होता है तो मैथिलीन समूह या CH2 समूह के जो दो प्रोटॉन होते हैं या दो हाइड्रोजन होते हैं उनके अंदर अम्लीयता का गुण आ जाता है। और इसके लिए मैंने फिर CH3CN के उदाहरण के द्वारा बताया था कि CH3CN में हम यदि हाइड्रोजन परमाणुओं को CN समूह द्वारा क्रमशः प्रतिस्थापित करते जाते हैं, मिथाइल साइनाइड के एक और हाइड्रोजन को 2 CN समूह द्वारा प्रतिस्थापित कर देते हैं, तो फिर जो अम्लीय गुण है या यौगिक की अम्लीयता है उसमें क्रमशः वृद्धि होती जाती है। कुल मिलाकर हमने ये देखा कि यदि मैथिलीन समूह के हाइड्रोजन परमाणुओं को अम्लीय हाइड्रोजन में परिवर्तित करना है तो उसके पास में जो -I प्रभाव वाले या इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह हैं उनका हम यदि प्रवेश करा दें या कुछ ऐसे यौगिकों का हम अध्ययन करें या संश्लेषण करें जिनमें मैथिलीन समूह के पास में इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह उपस्थित हैं तो मैथिलीन समूह के हाइड्रोजन पर्याप्त अम्लीय हो जाते हैं। अब हम इस चैप्टर के अंतर्गत जिनकी संश्लेषणात्मक महत्व को, जिन यौगिकों के संश्लेषणात्मक महत्व को विस्तार से हमें अध्ययन करना है, उन दो रिप्रेजेंटेटिव कंपाउंड्स की हम बात कर रहे हैं। इन दो रिप्रेजेंटेटिव कंपाउंड्स में एक है एथिल एसीटो एसीटेट जिसको हम एसीटो एसिटिक एस्टर भी कहते हैं, दूसरा है डाई एथिल मेलोनेट। तो अब हम विस्तार से एथिल एसीटो एसीटेट और डाई एथिल मेलोनेट की जो केमिस्ट्री है उसको हम स्टडी करेंगे, उनकी सारे कैरेक्टर्स को स्टडी करेंगे और उनके सिंथेटिक यूज़ को हम स्टडी करेंगे। हम यहाँ पर देख रहे हैं डाईएथिल मेलोनेट व एथिल एसीटो एसीटेट दो ऐसे महत्वपूर्ण यौगिक हैं जो इनोलेट आयनों द्वारा अनेक कार्बनिक संश्लेषणों में प्रयोग किए जाते हैं। तो ये दो बहुत इम्पोर्टेंट क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जो कि इनोलेट आयन देते हैं तथा इन इनोलेट आयनों को अनेक कार्बनिक संश्लेषणों में प्रयोग किया जाता है। इन दोनों के अल्फा हाइड्रोजन अल्कोहल से अधिक अम्लीय होते हैं। शुरू में हमने डिस्कस किया था कि इनोल्स के जो हाइड्रोजन हैं वो एज़ कम्पेयर टू सैचुरेटेड अल्कोहल अधिक अम्लीय होते हैं। उसी प्रकार से डाईएथिल मेलोनेट और एथिल एसीटो एसीटेट के जो अल्फा हाइड्रोजन हैं वो अल्कोहल से अधिक अम्लीय हो जाते हैं तथा इथॉक्साइड आयन की तुल्य सांद्रता में आसानी से इनोलेट आयन बना देते हैं। तथा इथॉक्साइड आयन मैंने बताया था, इथॉक्साइड आयन है ये एक बहुत प्रबल जो है बेस है। सोडियम इथॉक्साइड से अगर हम इसकी रिएक्शन करा देते हैं तो हमें इस प्रकार के इनोलेट आयन हैं वो प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O समूह के हाइड्रोजन परमाणु अम्लीय सक्रियता प्रदर्शित कर देते हैं। अभी हम ये एग्जाम्पल में देखेंगे एथिल एसीटो एसीटेट। एथिल एसीटो एसीटेट इसी का दूसरा नाम, इसको हम लोग यदि हम
एथिल एसीटो एसीटेट CH3CO CH2 COO C2H5। इसी का दूसरा नाम एसीटो एसिटिक एस्टर भी है। इसी का दूसरा नाम एसीटो एसिटिक एस्टर है। इसको हम इस तरह से लिखते हैं इथाइल एसीटो एसीटेट और एसीटो एसिटिक एस्टर। यहाँ पर ये बात ध्यान देने की है, इथाइल एसीटो एसीटेट में एब्रीविएशन में आता है EAA और इसका जो उल्टा होता है AAE। ये दोनों एक ही यौगिक को व्यक्त करते हैं, इथाइल एसीटो एसीटेट या एसीटो एसिटिक एस्टर है। दोनों नाम हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे। शॉर्ट में भी कई जगह EAA लिखा जाएगा या फिर AAE लिखा जाएगा। अब हम इथाइल एसीटो एसीटेट को देखें। यहाँ पर जो ये CH2 समूह है, यहाँ पर ये CH2 समूह दोनों ओर से CO समूह से जुड़ा हुआ है, कीटोनिक समूह से जुड़ा हुआ है। हम जानते हैं कीटोनिक समूह में C डबल बॉन्ड O होने के कारण स्ट्रॉन्ग -I प्रभाव उत्पन्न होता है, क्योंकि C डबल बॉन्ड O का जो ऑक्सीजन है वो लगातार पाई इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, इसका भी खींच रहा है और इसका भी खींच रहा है। इसके कारण ये जो कार्बन है ये प्रचुर मात्रा में इलेक्ट्रॉन न्यूनता का अनुभव कर रहे हैं और जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स की पुलिंग है वो लगातार इधर और इसमें इधर हो रही है। इसका क्या परिणाम होता है कि जो कार्बन और हाइड्रोजन बीच में जो CH2 है उसके कार्बन और हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, बॉन्ड पेयर हैं, वो भी कार्बन की ओर पुल होने लगते हैं और इसकी वजह से जो हाइड्रोजन है वो यदि कोई प्रबल क्षार आ जाता है तो वो उसके द्वारा, क्योंकि ये पुलिंग की वजह से ये जो बॉन्ड है वो वीक हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है और अगर एक प्रबल क्षार आ जाए तो वो इस हाइड्रोजन को आसानी से लेकर यहाँ से पृथक हो जाए। जैसे हमने एथॉक्साइड आयन लिया तो ये एथॉक्साइड आयन इस हाइड्रोजन को लेकर यहाँ से आसानी से हट जाएगा और इसके हट जाने के फलस्वरूप क्या होगा कि जो नेगेटिव चार्ज है एथॉक्साइड आयन का वो इम्पोज हो जाएगा बीच वाले कार्बन पर जिस पर CH2 था। तो ये देखिए इसका जो इनोलिक आयन है वो हमारे लिए प्राप्त हो गया और इस प्रकार से इसी प्रकार से हमने यहाँ पर है डाइथाइल मेलोनेट को शो किया हुआ है इथॉक्साइड आयन के साथ में अपक्रिया कराने पर इसका ये एनाइन है वो हमें प्राप्त हो गया। अतः ऐसे CH2 समूहों को अब देखिए इससे क्या होगा कि इस प्रकार के जो समूह हैं उनको हम सक्रिय मैथिलीन समूह वाले यौगिक कह देते हैं। सक्रिय क्यों हैं? वैसे CH2 ग्रुप जो हाइड्रोकार्बन, अगर सिंपल हाइड्रोकार्बन में अगर CH2 ग्रुप है तो उसमें कोई सक्रियता नहीं होती है। जैसे सपोज करिए अगर हम प्रोपेन की बात करें तो CH3 CH2 CH3 होगा, उसमें भी बीच में CH2 समूह है लेकिन वो CH2 समूह बिल्कुल भी सक्रियता प्रदर्शित नहीं कर रहा है। वहाँ पर भी मैथिलीन है, हम लोग प्रोपेन की बात कर रहे हैं CH3 CH2 CH3, तो अब उसमें बीच में भी CH2 समूह है लेकिन उसके अंदर कोई सक्रियता नहीं। यहाँ पर ये जो CH2 है क्यों सक्रिय हो गया? क्योंकि ये दोनों तरफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन पुलिंग, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन खींचने वाले समूहों के द्वारा अब ये बीच में जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से इसके हाइड्रोजन हैं वो पर्याप्त अम्लीयता प्रदर्शित करने लग गए और इसके कारण इनकी सक्रियता में वृद्धि हो गई। इसीलिए इसके जो CH2 समूह को हम लोग मैथिलीन समूह को हम लोग एक्टिव मैथिलीन समूह कहते हैं। मैंने आपको एग्जाम्पल से बताने की कोशिश की, CH3 CH2 और CH3, इसका जो ये मैथिलीन समूह है इसके अंदर कोई रिएक्टिविटी नहीं है या इस प्रकार से इसमें कोई रिएक्ट, क्योंकि इसके पास में कोई ऐसे समूह नहीं हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स की पुलिंग कर रहे हो, जबकि यहाँ पर है इस तरह के जो समूह दोनों तरफ उपस्थित हैं जिसकी वजह से स्ट्रॉन्ग जो है इलेक्ट्रॉन पुलिंग हो रही है दोनों तरफ से और इसकी वजह से ये एक्टिव हाइड्रोजन हो गए। इसीलिए हम इन यौगिकों को सक्रिय हाइड्रोजन कंपाउंड कहते हैं या एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड भी कहते हैं।
बेलोनिक एस्टर में भी उसी प्रकार से है, एसिटो एसिटिक एस्टर में उसी प्रकार से है, और साइनो एसिटिक एस्टर ये भी एक एग्जाम्पल है। साइनो एसिटिक एस्टर, मैंने साइनाइड का उदाहरण भी शुरू में आपको दिया था कि CN समूह भी बहुत प्रबल -I वाला समूह होता है, इलेक्ट्रॉन पुलिंग ग्रुप है। ये भी यहाँ से इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है और ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की पुलिंग, जैसे मैंने अभी बताया था दोनों के केस में, एसिटो एसिटिक एस्टर में, और ये पुलिंग के कारण है ये CH2 भी सक्रिय हो गया। मैं समझता हूँ आप लोग सक्रिय जो है एक्टिव जो है मैथिलीन समूह यौगिकों के बारे में एक आइडिया आपको लग गया होगा कि ये किस प्रकार से एक्टिव होते हैं और क्यों इनकी जो है क्रियाशीलता हाइड्रोजन परमाणुओं की मैथिलीन समूह के बढ़ जाती है। तो अब हम आगे इनको जो है डिटेल में स्टडी करते हैं, इनकी तमाम सारी और प्रॉपर्टीज़ को भी हम स्टडी करेंगे। एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड, अब हमने अपने टॉपिक को ही ले लिया, सक्रिय मैथिलीन समूह युक्त यौगिक एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड है। अब देखिए एसिटो एसिटिक एस्टर को हम सबसे पहले पढ़ेंगे। एसिटो एसिटिक एस्टर ये कॉमन नेम है, जबकि इसका IUPAC नाम होता है इथाइल 3-ऑक्सो-ब्यूटानोइट। इसका जो IUPAC नेम है वो है इथाइल 3-ऑक्सो-ब्यूटानोइट। कॉमन नेम एसिटो एसिटिक एस्टर, या दूसरा नाम मैंने बताया था इथाइल एसिटो एसिटेट है। ये दोनों इसके कॉमन नेम है। कॉमन नेम एसिटो एसिटिक एस्टर या इथाइल एसिटो एसिटेट, IUPAC नेम है इथाइल 3-ऑक्सो-ब्यूटानोइट है। एवं डाइथाइल मेलोनेट, डाइथाइल मेलोनेट का कॉमन नेम है मेलोनिक एस्टर है। के इनोलेट आयन कार्बनिक संश्लेषण में अत्यंत उपयोगी हैं व इन इनोलेट आयनों को एथेनॉल विलयन में सोडियम एथॉक्साइड की बराबर मात्रा में लेकर आसानी से बनाया जा सकता है। तो इनके ये जो इनोलेट आयन हैं इनको हम सोडियम एथॉक्साइड में, मैंने बताया सोडियम एथॉक्साइड क्या देता है, सोडियम एथॉक्साइड एक C2H5ONa है, ये क्या देगा C2H5O नेगेटिव आयन प्लस Na आयन। ये जो एथॉक्साइड आयन है C2H5O नेगेटिव आयन है, ये एक बहुत प्रबल क्षार है और इस प्रबल क्षार की उपस्थिति में मैंने बताया था कि ये CH2 समूह का जो हाइड्रोजन है वो आसानी से निष्कासित हो जाता है और जो हमारा बेस आ रहा है C2H5O नेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज इधर इम्पोज हो जाता है। रादर हम बताएं कि ये इस प्रकार का जो नेगेटिव आयन है C2H5ONa का जो Na आयन है उसके साथ साल्ट बनाकर भी उसको स्टेबलाइज करता है। इस प्रकार से ये जो है साल्ट फॉर्म में भी आ जाता है। यहाँ पर हम देखें इसकी pKa वैल्यू है वो 11 है और इसकी pKa वैल्यू 16 हो जाती है, अर्थात ये पर्याप्त अम्लीय गुण प्रदर्शित कर रहा है क्योंकि pKa का कम होना अम्लीयता को दर्शाता है। इसी प्रकार से डाइथाइल मेलोनेट को हमने लिया, डाइथाइल मेलोनेट में भी C2H5ONa के साथ में हम लोग रिएक्शन कराएंगे। C2H5ONa या क्रियाकारी इसमें जो चीज़ है वो है C2H5O नेगेटिव आयन है, एथॉक्साइड आयन है, ये इसके बेस को जनरेट कर देगा और इसके pKa में 13 यहाँ पर इसका pKa है और ये pKa बढ़ करके 16 हो जाता है, अर्थात इसके ये जो हाइड्रोजन है ये पर्याप्त अम्लीयता प्रदर्शित कर रहे हैं। सरल एस्टर की तुलना में इन इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह युक्त एस्टरों के इनोलेट आयन अधिक स्थायी होते हैं। मैंने बताया इनोलेट आयन बना है और जो सोडियम है Na पॉजिटिव वो उसको सॉल्ट में भी कन्वर्ट कर रहा है, तो सॉल्ट में कन्वर्सन पर और भी ज़्यादा उसके स्थायित्व में वृद्धि हो जाती है। इसके दो निम्न कारण हैं, प्रतिस्थापियों का -I प्रभाव, दोनों जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं मैंने बताया दोनों तरफ जो हैं वो -I प्रभाव वाले हैं, और सबसे बड़ा इसका और कारण है कि इसका जो ऋणावेश है 2 से अधिक केंद्रों पर वितरण उसका हो जाता है या उसमें डीलोकलाइजेशन हो जाता है। एथिल एसिटो एसिटेट का इनोलेट ऋणायन निम्न 3 अनुनादी संरचनाओं का अनुनादी संकर है। तो अब देखें, हम जानते हैं कोई भी आयन है चाहे वो कैटायन है या एनायन है, अगर उसके अंदर रेजोनेंस होने लगती है, अगर अनुनाद होने लगता है तो अनुनाद उस आयन के स्थायित्व में बहुत अधिक वृद्धि कर देता है। अब इनके हम अनुनादी संरचनाओं को अगर हम देखें तो यहाँ पर हमने एरो से है पर्याप्त रूप से इसको प्रदर्शित किया हुआ है। यहाँ पर है ये इसका इनोलेट ऋणायन बना इथाइल एसिटो एसिटेट का, CO का जो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन वेल नोन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है।
इस नेगेटिव चार्ज को ये डिलोकलाइज कर लेगा, अपनी ओर खींच लेगा और पाई इलेक्ट्रॉनों को इधर शिफ्ट कर देगा। तो ये डबल बॉन्ड एस्टेब्लिश हो गया। अब देखिए अगली संरचना में क्या होगा, पास का ये जो ऑक्सीजन है ये भी इलेक्ट्रॉनों को पुल कर रहा है, तो उसकी वजह से जो नेगेटिव चार्ज है वो इस पर शिफ्ट हो जाएगा और बॉन्ड की शिफ्टिंग मैंने यहाँ पर शो किया हुआ है। नेगेटिव जो ये चार्ज यहाँ पर उत्पन्न हुआ है ये बॉन्ड के रूप में यहाँ एस्टेब्लिश हो गया, डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग यहाँ पर हो गई और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ गया। इस प्रकार से इसकी जो अनुनादी संरचनाएं हैं, हम क्या इसको हम जो इसका अनुनादी संकर है जिसको हम लोग रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं, RH या रेजोनेंस हाइब्रिड हम जिसको कह रहे हैं, उसमें जो ऑक्सीजन है दोनों ऑक्सीजन पर ये नेगेटिव चार्ज है वो डिलोकलाइज हो रहा है। डॉट लाइन से हमने प्रदर्शित कर दिया कि डबल बॉन्ड के डिलोकलाइजेशन के साथ में चार्ज का लगातार डिलोकलाइजेशन हो रहा है और इस प्रकार से हमें इसकी, तो अब देखिए इतनी सारी अनुनादी संरचनाओं के कारण है इसके अंदर पर्याप्त स्थायित्व है वो प्राप्त हो जाता है और इनका बनना आसानी से संभव होता है।